बैठ जाइए, बैठ जाइए। सही करो इसे। आवाज बढ़ाइए जरा। क्या है ये? हेलो। हेलो हेलो। आवाज बढ़ाओ सिकंदर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप लोग? ठीक है। क्या है? अच्छा। लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का, बताइए जरा एक बार। अच्छा। आज बकरीद है ना? क्या बेटा? है? हाँ हाँ, मिल लिए। क्या बेटा? हाँ, आए थे। आए थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिले? हैं? मतलब हम जहां जहां जाएंगे आपको दिखा के जाएंगे कि हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं। लास्ट क्लास क्या हुआ था बताइए जरा आप लोग। हम लोगों ने अच्छान से शांतर पढ़ लिया था ना। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये सब पढ़ लिया गया था। ठीक है। अब हमें शायद पढ़ना है आंतरिक और बाह्य बल पढ़ना है ना। सिकंदर, सिकंदर, कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुआ है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं हुआ है। एक बार आप देख लीजिएगा, अपलोड अगर नहीं हुआ होगा तो कर दीजिए अपलोड। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंतरिक और बाह्य बल के बारे में, ठीक है ना? ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम लोग। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं आप लोग? आप लोगों से मैं 2 दिन से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ। क्या? हाँ, कह कर सकते हैं आप लोगों से। आप लोगों से बातें तो मैं कर ही लेता हूँ। आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है। शांति से सुनिए आप लोग। जैसे लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी 23 तारीख को हुआ था ना। ठीक है। 23 तारीख को जब मेरी क्लास हुई थी, तो जब मैं क्लास में था, तो उस समय 23 तारीख तक आपका चेहरा बड़ा अच्छा दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था, गोरा गोरा दिख रहा था। ठीक है। और वापस जब मैं आया 11 दिनों के बाद, तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आप टेंशन में दिख रहे हैं। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ऊर्जा किसी ने खींच लिया, जैसे वैम्पायर तारा होता है ना। वैम्पायर तारा, एक छोटा तारा बड़े तारे का ऊर्जा क्या कर लेता है, खींच लेता है। मैं 2 दिन से आप लोगों से बात बोलना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया 10 से 11 दिन में आप लोगों के साथ कि चेहरा एकदम डाउन हो गया। आप लोग सुंदर सुंदर दिख रहे थे, लग रहा था एकदम डल हो गया चेहरा। ठीक, तो ऐसा क्या हो गया था ऐसा? एग्जाम का, एग्जाम का डेट ही है ना, ऐसा थोड़ी क्या कहते हैं कि जिंदगी का डेट आ गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी का डेट आ गया है। एग्जाम का डेट है, एग्जाम ही का डेट है ना। ठीक है। आप लोगों ने वैसे बड़े सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है कि एग्जाम और क्वालिफाई कर लेंगे। कहने का सीधा सा मतलब देखो बालक ये है, एग्जाम का डेट आ गया, अच्छी बात है, चलो ठीक है, एग्जाम का डेट आ गया। एक काम बस इतना कर देखो, जितने लोग यहाँ पे बच्चे बच्चियां बैठे हुए हो, सबका पढ़ने का अपना एक कैपेसिटी है। कोई 8 घंटा पढ़ लेता है, कोई 10 घंटा पढ़ लेता है, कोई 12 घंटा पढ़ लेता है। आपको बस इतना करना है, इतना करना है आप लोगों को कि जितना आपका कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए 6 7 8 घंटा आपका क्लास चल रहा है। 8 घंटा क्लास करने के बाद जितना आपका कैपेसिटी है, मान लीजिए किसी का 5 घंटे, किसी का 6 घंटे, किसी का 7 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप फुल कैपेसिटी के साथ मेहनत कर लीजिए। जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान पे विश्वास रखिए। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है,
अपने फुल कैपेसिटी का यूज किया है तो होगा सिलेक्शन, श्योर होगा सिलेक्शन, उसमें कुछ सोचने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर आपने बेईमानी किया है, अपने साथ ईमानदारी से काम नहीं किया है, फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं किया है, तो यह भी श्योर है सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों श्योर है। ठीक है, अगर आपने कैपेसिटी का यूज किया है तो सिंपल सी बात है सिलेक्शन होगा, नहीं किया है तो यह भी श्योर है नहीं होगा। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप जानते हो कि आप अपने प्रति ईमानदार हो या बेईमान हो, आप खुद जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो कि आप जो पढ़ रहे हो, क्लास के आने के बाद घर पे जाके जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जानते हो कि उतना पढ़ाई करने से आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर जवाब मिलता है यस तो आप उसे कंटिन्यू कर लीजिए, अगर जवाब मिलता है कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा बढ़ा दीजिए। आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, आपको किसी और से जवाब पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना मेहनत कर लो, मैंने पहले ही बताया था फिर बता रहा हूं, इतना मेहनत कर लो कि जब भी आप खाली बैठे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जब भी आप खाली बैठे आप, तो अंदर से ये आवाज नहीं आए कि 2 घंटा और पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता, थोड़ा और सीरियस हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता, थोड़ा 1 घंटा क्लास में और पढ़ देता तो सिलेक्शन हो जाता। ये आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज ये आनी चाहिए कि जितना मेरी कैपेसिटी थी मैंने अपनी कैपेसिटी के साथ पढ़ाई किया, मैं इस एग्जाम के काबिल नहीं था, मेरा नहीं हुआ, बात खत्म। अगर ये आवाज आ गई कि शायद 1 घंटा और पढ़ लिया होता, काश में सीरियस हो गया होता, तो सीरियस हो जाइए ना, कौन मना कर रहा है, कोई है रोकने वाला। काश 2 घंटा और पढ़ लेता तो पढ़ लीजिए ना, कौन मना कर रहा है। काश पटना में जाके मैं बहक नहीं गया होता, किसने बहकाया, बहकाया किसने। काश ऐसा हो गया होता तो कर दो ना, वैसा कर दो। जैसे मैं अपनी बातें करूं, मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने बारे में सोचता हूं, एक ही आवाज आती है, नहीं मेरा जितना कैपेसिटी था अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैंने क्या किया, मेहनत किया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। इसका मतलब मेरे किस्मत में ही आईएएस बनना नहीं था। लेकिन मुझे कभी ये अफसोस नहीं होता है कि काश 2 घंटा और पढ़ लिया होता, कभी दिमाग में आता ही नहीं है। दिमाग में हमेशा एक बात आता है कि जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने अपनी फुल कैपेसिटी का यूज किया, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता था। ठीक है, इसका सीधा मतलब है ये एग्जाम मेरे, ये इस एग्जाम के लायक मैं नहीं था। या हो सकता है कि मेरे लायक एग्जाम ना रहा हो, दोनों हो सकता है ना। ठीक है, या हो सकता है कि आपका कि मुझे वहां जाना ही नहीं था। ये दिमाग में आना चाहिए। इसलिए चेहरा मुरझाना नहीं होना चाहिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। जैसे पहले आप खूबसूरत दिखते थे वैसे ही दिखना चाहिए। अभिभाषण में आप बताओ, चेहरा आपका डल हो गया, मुरझा गया, क्या चेहरा के मुरझा जाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है खराब हो रही है, तो आप जब जान रहे हो कि टेंशन में आपकी पढ़ाई खराब हो रही है तो क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं बोल रहा हूं ना, ऊपर वाले पे छोड़िए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेहनत कीजिए, हो जाएगा आपका, अपने आप आपका हो जाएगा। बस ईमानदारी से आप मेहनत करते हुए चले जाइए बस। ठीक है ना। लड़कियां कोई टेंशन उनसे नहीं लेगा, जो जो काला दिखेगा कल से क्रीम लगा के आएगा, ऐसी क्रीम जिससे गोरा दिखे। आए वो अवसर में आया ना, ताकि क्या कहते मैं जब आऊं तो मुझे मेरी क्लास में वही चेहरा दिखे जो 23 तारीख तक मुझे दिखता था। अवसर में जब तक पढ़ाता रहूं मुझे वैसा ही चेहरा दिखना चाहिए। ठीक है, चेहरा क्या कहते हैं आपका डल हो जाएगा। आप सुनिए क्या कहते हैं, मेरी बात को समझिए। एक बोला सर कल फेयर लवली लगा के आएंगे। ठीक है, सुनिए क्या कहते हैं, आप सुबह उठें, नहाए धोएं, अपने आप को शीशा में देखें, आप अपने आप को देख के अगर खुश हो रहे हैं तो कोई भी आपको देख के खुश हो जाएगा। आप अपने आप को पसंद कीजिए। अभिभाषण में तेल लगा करके, बाल खड़ा करके, चेहरा डल करके आपका ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत सीरियस हैं पढ़ाई में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने पढ़ाई से प्यार कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अरिवास में तो कल से कोई डल नहीं दिखेगा ना। ठीक है, एकदम तरोताजा दिखना है। कैसे दिखना है, तरोताजा एकदम दिखना है, डल कोई नहीं दिखेगा। मैं 2 दिन से तुम लोगों से बात करना चाहता था, फिर मुझे लगा करूं ना करूं, फिर मैं कहा कि नहीं कर ही लेता हूं बात तुमसे। हम आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा आंतरिक और बाह्य बल। डालेगा हेडिंग, आंतरिक और बाह्य बल।
आंतरिक और बाह्य बल। एनसीईआरटी बच्चे आप लोग पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है अंतर्जात, लिखा होता है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, ये लिखा होगा अंतर्जात एवं बहिर्जात बल लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंग्लिश भी मैं लिख देता हूं आपको, इंग्लिश भी, इंडोजेनिक, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। चलिए अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, आराम से समझते हुए चलिए और सुनते हुए चलिए। सपोज कीजिए आप, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का सरफेस या पृथ्वी का सतह जिसपे हम और आप रहते हैं, पृथ्वी का सरफेस। चलिए मान लिया कि बाहर वाला जो भाग है, बाहर वाला जो भाग हमें दिख रहा है, ये पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी का सतह है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि हमारा जो पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस सतह है, बताओ ये सतह बताओ समरूप है असमरूप है, ये समतल है या असमतल है? असमतल है। तो हमने बोला कि पृथ्वी का जो सतह है ये असमरूप सतह है, या पृथ्वी का जो सतह है ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, हेट्रोजीनियस है, असमरूप सतह है। प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी का जो सतह असमरूप है, पृथ्वी का सतह असमरूप क्यों है? एक प्रश्न है आपसे कि हमारी पृथ्वी का सतह असमरूप है, हेट्रोजीनियस है, तो पृथ्वी का सतह असमरूप क्यों है? क्या कारण है कि पृथ्वी का सतह असमरूप है? तो क्या बोलोगे? इसलिए असमरूप है कि पृथ्वी के सतह पे अलग अलग ऊंचाई की स्थलाकृतियां हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है, कहीं मरुस्थल है। बताओ सबकी ऊंचाई एक समान है, अलग अलग है? तो सबकी ऊंचाई अगर अलग अलग होगा तो सतह समतल होगा या असमतल? असमतल। तो बोला कि क्यों ऐसा है? तो बोला गया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा कि अगर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, तो मैं नाम भी लिख देता हूं, एक पर्वत लिख दिया हमने, पठार भी लिखा हमने, मैदान लिख दिया हमने, प्लेन, इसी तरह हमने घाटी लिख दिया। अब सबसे बड़ा बच्चे क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्वत, पठार, घाटी और मैदान बने हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है? इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है, हमें इसके बारे में जानना है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, हमें इसके बारे में जानना है कि पृथ्वी पर पर्वत बना, पठार बना, मैदान बना, मरुस्थल बना, महाद्वीप बना, महासागर बना, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके उत्पत्ति करने का कारण क्या है, हमें इसके बारे में डिटेल में जानना है। आईवास मुझे बताओ, ये हमारी पृथ्वी, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये हमारी पृथ्वी है। सपोज करो पृथ्वी पर हम एक आपका माउंटेन बनाना चाहते हैं, समझिए, मान लीजिए पृथ्वी पर हम एक पर्वत या पृथ्वी पर एक माउंटेन बनाना चाहते हैं, एक पर्वत बनाना चाहते हैं। ये एक माउंटेन है, यह एक पर्वत है, माउंटेन या पर्वत ये बनाना चाहते हैं। वो तो पृथ्वी पर पर्वत बनाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। ये मान लो पृथ्वी है, पर्वत तो तभी बनेगा जब ये लैंड ऊपर उठेगा, हाँ या ना? बताओ लैंड ऊपर कैसे उठेगा? बिना फोर्स के, बिना बल के कोई लैंड ऊपर जा सकता है? इसका मतलब क्लियर है कि पर्वत बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। प्रश्न उठा, ये फोर्स कहां से उत्पन्न होगा? ये फोर्स कहां से आएगा या ये फोर्स कहां से उत्पन्न होगा, हमें ये जानना है। दो बातें हो सकती हैं, सुनते जाना बच्चे, दो बातें हो सकती हैं। या तो ये फोर्स पृथ्वी के अंदर से पैदा हो जाए, या तो कहां से पैदा हो जाए? बाहर से। हमने बोला कि फोर्स कहां से उत्पन्न होगा, या तो ये फोर्स उत्पन्न हो जाए कहां से बच्चा? पृथ्वी के आंतरिक भाग से, या तो कहां से पैदा हो जाए?
पृथ्वी के वाह्य भाग से पैदा हो जाए। अब बताओ, मान लिया कि अगर ये फोर्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होगा, सुनते जाना, अगर ये फोर्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होगा तो क्यों ना ऐसे ही बल का नाम क्या रख दिया जाए, आंतरिक बल रख दिया जाए। ऐसे ही बल का नाम आंतरिक बल रख दिया जाए। और अगर ये फोर्स पृथ्वी के वाह्य भाग से पैदा हुआ, इस बल का नाम क्या रख दिया जाए, वाह्य बल रख दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर कुल कितनी प्रकार के बल काम करेंगे, 2 प्रकार के बल काम करेंगे। पहला आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल कहां से उत्पन्न होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और बाह्य बल कहां से उत्पन्न होगा, पृथ्वी के बाह्य बल से। अब क्वेश्चन ये उठा कि पृथ्वी के बाह्य भाग से बल उत्पन्न होगा, ये बल उत्पन्न करने वाला है कौन। पृथ्वी की सतह पे अगर बल उत्पन्न हो रहा है तो पृथ्वी की सतह पे बल को उत्पन्न कौन करेगा, तो जो पृथ्वी की सतह पे होगा, समझो, जो पृथ्वी की सतह पे होगा वही तो बल उत्पन्न करेगा ना। और पृथ्वी की सतह पे कौन है, नदी है, हवा है, जल है, ग्लेशियर है, सागरी तरंगे हैं, जानवर हैं, ठीक है। इसका मतलब सतह पे जो रह रहा है, सतह पे जो प्रवाहित हो रहा है वही बल उत्पन्न करेगा। नदी बल उत्पन्न करेगी, हवा उत्पन्न करेगी, सागर की तरंगे उत्पन्न करेंगी, बर्फ या ग्लेशियर उत्पन्न करेंगे। चलो, अब प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल कौन उत्पन्न करेगा। एक बात तो वाह्य बल तो समझ में आ गया कि वाह्य बल कौन उत्पन्न करेगा। अब प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल कौन उत्पन्न करेगा। चलो, हमें आइडिया नहीं कौन उत्पन्न करेगा, हम नहीं जानते कि आंतरिक भाग में बल कौन उत्पन्न करेगा। आप मुझे बताइएगा, सारे बच्चे मुझे बताओ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान क्या है, ज्यादा। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अगर ज्यादा है तो उष्मा भी क्या होगी, उष्मा अगर ज्यादा है तो ऊर्जा भी क्या होगी, ऊर्जा अगर ज्यादा है तो ऊर्जा स्थिर रहेगी या गति करेगी, और ऊर्जा अगर गति करेगी तो क्या यह उष्मा, यह ऊर्जा बल उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है, बताओ वो शांत है या अशांत है, अशांत है। पृथ्वी का आंतरिक भाग अशांत क्यों है, क्योंकि आंतरिक भाग का तापमान और आंतरिक भाग के तापमान ज्यादा होने से क्या हुआ, क्योंकि आंतरिक भाग का तापमान ज्यादा है तो उष्मा ज्यादा है। बताओ, तापमान ज्यादा होगा तो चट्टानें ठोस होंगी या पिघल जाएंगी, और चट्टानें जब पिघल जाएंगी तो आपका लावा बनेगा कि नहीं बनेगा, यह लावा स्थिर होगा या गति करेगा, गति करेगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को शांत रहने देगा या अशांत बना देगा, अशांत बना देगा। और पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर अशांत होगा तो बल पैदा करेगा कि नहीं करेगा। अब बताओ, ये पृथ्वी का आंतरिक, ध्यान से, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कौन सा भाग है, आंतरिक। यहां से उष्मा निकल रही है और ऊपर की तरफ धक्का मार रही है, तो सतह पर ऊपर की तरफ धक्का मारेगी तो सतह ऐसे ही रहेगा, ऊपर उठ जाएगा। और सतह जब ऊपर उठ जाएगा तो पर्वत और पठार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, किसका निर्माण होगा, पर्वत और पठार का निर्माण होगा। इसको आप थोड़ा कुछ ऐसे समझिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ से समझिएगा। आप अपने आप को पृथ्वी मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत है नहीं। आप मान लीजिए आप लोग क्या है, पृथ्वी है, और आपका जो पेट है ना वो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। आपका पेट पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग। आपका पेट शांत है कि अशांत है, क्या है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ, आपके पेट के अंदर बहुत कुछ जल रहा है आयवास में, और उसी ने पेट को क्या कर रखा है, अशांत कर रखा है। बातों को बड़े ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना। मान लीजिए आपने क्या किया, आज त्योहार है, बकरीद का त्योहार है, कहीं मान लीजिए आपका त्योहार आया, आप क्या किसी फंक्शन में गए, कभी खान सर का पार्टी भी होगा मान लीजिए, ठीक है, होगा, प्लान किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक देखा जा रहा है कोई होटल, कोई आपका चीज देखा जा रहा है जहाँ पे आप लोगों को बुलाया जा सके। और सिंपल सी बात है, बुलाया तो आएगा तो बहुत बड़ा चाहिए हम लोगों को, तो देखा जा रहा है, हो सकता है 12, 13, 14, 15 में कभी भी आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, स्पेशल जगह आपको बुलाया जाएगा, आपको इनविटेशन दिया जाएगा, वो कार्ड लेके वहां पे आपको जाना है। ठीक है, ये प्रोग्राम किया जाएगा, सर ने अगर बोला है तो करेंगे। तो मान लीजिए आप क्या कहते हैं, फंक्शन में गए, खान सर के फंक्शन में गए आपका, और आपको तो जो भी जाओगे तो मसाला वाला ही बनेगा, पूरा मसाला आपने लपेट डाला, जितना आइटम था सब खा डाला आपने, कुछ भी आइटम छूटा नहीं आपसे आईवास में। तो मान लीजिए अगर आप मसाले बहुत ज्यादा खा लोगे, बहुत ज्यादा आपने मसाला खा लिया, तो आपका पेट आपका शांत रहेगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बातों को बड़े ध्यान से सुनना।
पेट क्या हो जाएगा, अशांत। तो पेट अशांत हो जाएगा तो पेट के अंदर आंतरिक बल पैदा होगा कि नहीं होगा, आंतरिक बल पैदा होगा। और बहुत ज्यादा मसाला अगर आपने खा लिया तो वह बताओ जो आंतरिक बल है वह आपके चेहरे पे दिखाई देता है, आया ना। मसाला बहुत ज्यादा अगर आप खा लेंगे तो आपका चेहरा समतल रहेगा या आपके चेहरे पे आपका दाने निकल जाएंगे, दाने निकल जाएंगे। आप पृथ्वी हो और आपका चेहरा सतह है तो चेहरा पे पर्वत तो बन गया, चेहरा पे क्या बन गया, पर्वत। और चेहरे पे अगर दाने निकल जाएंगे, पर्वत पठार बन जाएगा। तो चेहरे को हाथ से टच करोगे तो आपका समतल दिखाई देगा, उबड़ खाबड़। वैसे ही पृथ्वी है हमारी, है क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो आंतरिक बल ने पर्वत और पठार पैदा कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आंतरिक बल का काम क्या है, पृथ्वी के सतह को आंतरिक बल का काम क्या है, आपके चेहरे को समतल बनाना है, उबड़ खाबड़ बनाना। तो आंतरिक बल का काम क्या होगा, उबड़ खाबड़ बनाना, उत्थान करना। क्या करना, उत्थान करना। अब मुझे बताओ, चेहरे पे मान लो आपका दाने निकल गए तो आप चाहते हो कि चेहरा आपका समतल हो जाए। तो समतल करने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो आप लोग लड़कियां बताओ, क्रीम लगाते हो ना, ठीक है। तो क्रीम लगाते हो तो क्रीम को खा जाते हो या चेहरे पे लगाते हो, तो उसे हम वाह्य बोले या आंतरिक बोले, वाह्य बोले। वो क्रीम करता क्या है, चेहरे को उबड़ खाबड़ करता है, जो ऊपर उठा है काट के समतल करता है। वाह्य बल का काम है पृथ्वी के सतह को समतल करना, पृथ्वी की सतह को समतल करना। नदी हो गई, पवन हो गया, वर्षा हो गया, ये ऊंचे ऊंचे स्थलाकृतियों काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं। और तब तक काटते रहेंगे जब तक पूरी तरह से समतल ना हो जाए, पूरी तरह से समतल ना हो जाए। तो वाह्य बल का काम होता है कटाव करना, क्या करना, कटाव। और आंतरिक बल का काम होता है उत्थान करना, क्या करना, उत्थान करना। अब क्वेश्चन ये उठा कि पृथ्वी पर दो बल काम कर रहे हैं, सुनते जाना, पृथ्वी पर कितने बल काम कर रहे हैं, दो, एक आंतरिक और एक बाह्य। प्रश्न उठा कि ये दोनों बल एक साथ काम करेंगे अलग अलग, समझ, वेट। मान लीजिए आपके चेहरे पे पहली बार दाना निकला तो आप इंतजार करोगे क्या कि सारा दाना निकल जाएगा फिर क्रीम लगाएंगे, या तुरंत लगा दोगे। तो एक साथ काम कर रहे हैं अलग अलग, एक साथ। पर्वत अगर बनेगा तो नदी इंतजार करेगी क्या कि पर्वत भाई पहले तुम बन जाओ फिर काटेंगे तुम, ऐसा होगा क्या। पर्वत अगर बन रहा है तो हवा जो है वो पर्वत को काटना शुरू करेगी या पर्वत के बनने का इंतजार करेगी, काटना शुरू करेगी। वाह्य बल अपना काम करेगा चाहे आंतरिक बल काम करे या ना करे। तो वास्तव में आंतरिक और वाह्य बल अलग अलग काम नहीं करते, आंतरिक और बाह्य बल एक साथ काम करते हैं। हाँ इतना जरूर है कि कहीं आंतरिक बल की तीव्रता ज्यादा होगी तो कहीं बाह्य बल की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। सपोज करो दो बल काम कर रहे हैं, सपोज करो दो बल काम कर रहे हैं। एक बल का नाम है आंतरिक बल, इंडोजेनिक फोर्स, आंतरिक बल। और आंतरिक बल का कार्य क्या होता है, बोलो, आंतरिक बल का कार्य क्या होता, उत्थान करना। और दूसरा क्या है, कौन सा बल है, बाह्य बल है, बाह्य बल है। और वाह्य बल का कार्य क्या है, अपर्दन या कटाव करना, अपर्दन या कटाव करना। चलो अब हमने बोला कि ये दोनों के दोनों जो बल हैं वो एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ये दोनों के दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोनों के दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं। हाँ इतना अवश्य है कि दोनों बलों की, समझिएगा, इतना अवश्य है कि दोनों बलों की तीव्रता, दोनों बलों की तीव्रता में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। दोनों बलों की तीव्रता में अंतर हो सकता है, सुनते जाइएगा, अंतर हो सकता है। अब दो बातें होंगी। सपोज कीजिए केस वन, अपने ऊपर इमेजिन कीजिएगा। मान लीजिए आंतरिक बल ज्यादा है और बाह्य बल क्या है, कम है। अब बताओ आंतरिक बल ज्यादा है और बाह्य बल कम है तो सिंपल सी बात है, कौन सा क्रिया ज्यादा है, उत्थान। उत्थान की क्रिया अगर ज्यादा होगी तो ऊंची स्थलाकृति बनेगी कि नहीं बनेगी, ऊंची स्थलाकृति बनती है, फिर बनता है आपका पर्वत और क्या बनता है, पठार बनता है। सपोज करो केस टू, केस टू मान लीजिए एक ऐसा हो गया, आंतरिक बल, सुनते जाना है, आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों बराबर हो गए, आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों क्या हो गए, बराबर। जितना उत्थान हो रहा है उतना काट दिया जा रहा है। 10 मीटर उत्थान हुआ और 10 मीटर कटाव हो गया। तो बताओ ऊंची स्थलाकृति बनेगी या समतल बनेगा,
समतल स्थलाकृति बन जाएगी, फिर समतल क्षेत्र बनेगा केस 3 मान लीजिए, केस 3। इसमें हमने बोल दिया कि मान लेते हैं कि आंतरिक बल ज्यादा है और बाह्य बल क्या है, आंतरिक बल ज्यादा है, बाह्य बल कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ, आपका ऊंची स्थलाकृति या नीची स्थलाकृति, नीची स्थलाकृति अगर बनेगी क्या इसे घाटी बोल सकते हैं, इस गड़बड़ हो गया, अच्छा वेट ऐसे कर देना ये वाला, देखिए इससे क्या हो जाएगा आपका घाटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी घाटी। देखिए तो 3 केस है यहाँ पे, केस 1, केस 2, केस 3। अगर आंतरिक बल ज्यादा हुआ तो पर्वत और पठार बनेंगे, आंतरिक और बाह्य बल अगर बराबर हुए तो क्या बन जाएगा, समतल मैदान। और आंतरिक बल कम हुआ और बाह्य बल ज्यादा हुआ तो किसका निर्माण हो जाएगा, घाटी का निर्माण हो जाएगा। यही आपका आंतरिक और बाह्य बलों में संबंध है। क्या है, आंतरिक और बाह्य बलों में संबंध। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। इतना आप लिख लीजिए, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखिएगा। पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का सतह समरूप सतह ना होकर, पृथ्वी का सतह समरूप सतह ना होकर, समरूप सतह ना होकर असमरूप सतह का उदाहरण है। समरूप सतह ना होकर असमरूप सतह का उदाहरण है, असमरूप सतह का उदाहरण है, जिसका प्रमुख कारण जिसका प्रमुख कारण अंडरलाइन कर दीजिए, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी सतह पर उपस्थित, पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का निर्माण, इन स्थलाकृतियों का निर्माण, स्थलाकृतियों का निर्माण दो बलों के परिणाम स्वरूप होता है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण दो बलों के परिणाम स्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप होता है। फर्स्ट आंतरिक बल, फर्स्ट आंतरिक बल, आंतरिक बल, आंतरिक बल डैश करके 2 लाइन लिखिएगा। आंतरिक बल, वैसे बल, आंतरिक बल वैसे बल, बल जो, वैसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। वैसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा तथा सतह को, तथा सतह को व्यापक स्तर पर, सतह को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं, व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं। आंतरिक बल कहे जाते हैं, आंतरिक बल कहे जाते हैं, आंतरिक बल कहे जाते हैं। व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। आंतरिक बल कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बल के कारण पृथ्वी सतह पर सामान्यतः, पृथ्वी सतह पर सामान्यतः उत्थान एवं अवतलन, उत्थान एवं अवतलन की क्रिया होती है। उत्थान एवं अवतलन की क्रिया होती है, अवतलन की क्रिया होती है, क्रिया होती है।
दूसरा लिखिएगा बाह्य बल, दूसरा बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल। देखिए वैसे बल जो पृथ्वी सतह पर, वैसे बल जो पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं, एवं एवं सतह पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, एवं सतह पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, व्यापक प्रभाव डालते हैं, बाह्य बल कहे जाते हैं, बाह्य बल कहे जाते हैं, बाह्य बल कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ऑप्शन करके देखिए बाह्य बल सतह पर कटाव, बाह्य बल सतह पर कटाव, सतह पर कटाव, कटाव या अपरदन, सतह पर कटाव या अपरदन की क्रिया करते हैं, की क्रिया करते हैं, तथा तथा सतह को, तथा सतह को, सतह को समतल बनाने का, सतह को समतल, तथा सतह को समतल बनाने का प्रयास करते हैं, समतल बनाने का प्रयास करते हैं, समतल बनाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नोट करके लिखिएगा, नोट करके। देखिए आंतरिक एवं बाह्य बल, आंतरिक एवं बाह्य बल, आंतरिक एवं बाह्य बल अलग अलग, आंतरिक एवं बाह्य बल अलग अलग कार्य ना करके, अलग अलग कार्य ना करके एक ही साथ कार्य करते हैं, एक ही साथ कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, एक ही साथ कार्य करते हैं। अब अंडरलाइन करना है, करते हैं, किंतु किंतु अलग अलग समय, किंतु अलग अलग समय एवं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय एवं अलग अलग स्थानों पर इनकी तीव्रता, इनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है, इनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है, इनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है, हो सकती है। जैसे, जैसे डैश करके वन, जैसे के बाद डैश फिर वन। यदि आंतरिक बल की तीव्रता, यदि आंतरिक बल की तीव्रता, आंतरिक बल की तीव्रता बाह्य बल से अधिक होती है, यदि आंतरिक बल की तीव्रता बाह्य बल से अधिक होती है, तो उत्तल ढाल, उत्तल ढाल, ढाल, तो उत्तल ढाल या ऊंची स्थलाकृतियां, उत्तल ढाल या ऊंची स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, ऊंची स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। उत्तल ढाल लिखा हुआ यहां पे देखिए, उत्तल ढाल या ऊंची स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। सेकेंड, सेकेंड, यदि आंतरिक बल, यदि आंतरिक बल तथा बाह्य बल, आंतरिक बल तथा बाह्य बल की तीव्रता,
की तीव्रता एक समान होती है, की तीव्रता एक समान होती है, तो समतल ढाल, समतल ढाल, समतल ढाल या समतल स्थलाकृति, समतल ढाल या समतल स्थलाकृति का निर्माण होता है, समतल स्थलाकृति का निर्माण होता है, निर्माण होता है। थॉट, थर्ड पॉइंट, तीसरा, यदि बाह्य बल की तीव्रता, यदि यदि बाह्य बल की तीव्रता, तीव्रता आंतरिक बल से, बाह्य बल की तीव्रता आंतरिक बल से अधिक होती है, आंतरिक बल से अधिक होती है, अधिक होती है, तो अवतल ढाल, अवतल ढाल, अवतल ढाल का निर्माण होता है, अवतल ढाल, अवतल ढाल का निर्माण होता है, अवतल ढाल का निर्माण होता है। ठीक ना। अब हमें क्या करना है, हमें आंतरिक और बाह्य बल का वर्गीकरण करना है। क्या करना है हमें, वर्गीकरण। हेडिंग डालिएगा, बाह्य बल का वर्गीकरण, बाह्य बल का वर्गीकरण, बाह्य बल का वर्गीकरण। बाह्य बल का वर्गीकरण, देखिए मेरे साथ बनाते हुए चलिए आप लोग, धीरे धीरे बनाइएगा, मतलब धीरे धीरे बनेगी इसका मतलब है। अरे इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्या करवा दें, है क्या करवा दें। चलिए अपचय, वेदरिंग, अपरदन, इरोजन, अनाच्छादन, डेनुडेशन। हाँ, ये बन गया ना। अब देखो, अब मैं समझाने जा रहा हूं, और जब मैं लिखाऊंगा तो इसी के नीचे आपको लिखना है। मैं अलग से आपको समझाने जा रहा हूं कि वेदरिंग क्या होता है, एरोजन क्या होता है, और डेनुडेशन क्या होता है। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहा हूं, आराम से आप समझिए। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय क्या होता है। अपक्षय या वेदरिंग, वेदरिंग, इसकी बातें अगर हम करें आपके साथ, इसका डिस्कशन अगर हम करें, देखो वेदरिंग अपक्षय का मतलब एक बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है। कोई एक चट्टान है, मान लीजिए, समझ ध्यान से, कोई एक चट्टान है और वो चट्टान टूटने लगी है। चट्टान क्या होने लगी है, टूटने लगी है। तो वेदरिंग का सीधा मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना। सुनते जाना ध्यान से, इसका सीधा मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना। ठीक है, या एक नया शब्द यूज किया जाता है टूटनी फूटने के लिए,
चट्टानों का विघटन एवं वियोजन, डिकम्पोजिशन, चट्टानों का विघटन एवं वियोजन या डिकम्पोजिशन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई चट्टान है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई रॉक है, ये कोई चट्टान है, ये कोई रॉक है, ऐसे ये एक चट्टान है, ये चट्टान है। अब हमने बोला कि इस चट्टान का टूटना, इसी चट्टान का टूटना फूटना या चट्टान के टूटने फूटने की क्रिया, टूटने फूटने की क्रिया, चट्टान के टूटने फूटने की क्रिया, टूटने फूटने की क्रिया। प्रश्न उठा कि चट्टान के टूटने फूटने की क्रिया को हमने क्या नाम दिया हुआ है? अपक्षय का नाम दिया हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि चट्टान टूटेगी कैसे? चट्टान का टूटना फूटना हमने बोला, तो चट्टान का टूटने फूटने का जो क्रिया है, ये क्रिया आपका कैसे, कैसे, ठीक है, कैसे कोई चट्टान टूटेगी या कैसे किसी चट्टान को, चट्टान है वो डिकम्पोज हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें ये समझना है। आपके हाथ में एक चट्टान है, आपके हाथ में क्या है? एक चट्टान है, उस चट्टान को तोड़ना है। चट्टान को क्या करना है? तोड़ना है। आप बताओ कितने तरीके हैं उस चट्टान को तोड़ा जाए? देखिए, पहला, देखिए, उसके ऊपर दबाव डाल दिया जाए, हाँ या ना? दाब डालेंगे तो चट्टान क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तब भी टूट जाएगी, हाँ या ना? अगर बताओ आपका वायु, वायु के द्वारा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ठीक है, बताओ जल, जल के द्वारा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ठीक है, अब जल में तुम्हारा नदी जल भी आ जाएगा, जल में तुम आ जाओ, वर्षा जल भी आ जाएगा, और जल में तुम्हारा तरंग भी आ जाएगा, यही होगा ना? ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है? केवल चट्टानों को तोड़ना है। हमें केवल चट्टानों को क्या करना है? चट्टानों को तोड़ना है। तो प्रश्न उठा कि अगर हमें चट्टानों को तोड़ना है तो चट्टानों को तोड़ने वाले कारक कौन से होंगे? आपने बोला दाब होगा, ताप होगा। केवल दाब और ताप इतनी ही चीजें होंगी, या आप बताओ जीव जंतु भी हो सकते हैं? जीव जंतु भी हो सकते हैं, केवल बताओ जीव जंतु हो सकते हैं या पादप भी हो सकता है? आप मुझे बताओ, पादप प्लांट और जीव जंतु चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीव जंतु चट्टान को कैसे तोड़ेंगे, एक पादप, एक प्लांट चट्टान को कैसे तोड़ सकता है? हम आपसे जानना चाहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? जीव, पहले पहले पॉइंट, जीव जंतु, जीव जंतु चट्टान को कैसे तोड़ेगा? नाखून, पैरों से तोड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल पैरों से तोड़ेगा, तोड़ेगा। इसलिए जो हम जानवर देते हैं, हम लोग गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी जानवर है, हमने देखा कि उनके पैरों के नीचे वाला हिस्से को खूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूर। खूर बताओ सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? हार्ड होता है। जब जीव जंतु आपका दौड़ेंगे, चलेंगे, तो चट्टानों पे जब टक्कर लगेगा तो चट्टाने वैसी रहेंगी, टूट जाएंगी, टूट जाएंगी। अब पादप चट्टानों को कैसे तोड़ेगा? मान लो ये दीवार है, इसी दीवार में आपका पेड़ पैदा हो गया, उसकी जो जड़ें हैं सिकुड़ेंगी या फैलेंगी? जड़ें अगर फैलेंगी, दीवार को ऐसे ही छोड़ेगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। ठीक है, जीव जंतु में मानव भी आ जाएगा। जीव जंतु में कौन आ जाएगा? मानव। ये सारे कारक हैं, सारे के सारे फैक्टर हैं जिससे अपक्षय होता है। जिससे क्या होता है? अपक्षय होता है। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं ऐसे अपक्षय होता है। अब पॉइंट को समझना, अगर अपक्षय, सुनते जाना ध्यान से, अगर अपक्षय का मतलब टूटने की क्रिया, सुनते जाना बच्चे, अगर अपक्षय या टूटने फूटने की क्रिया, कौन सा क्रिया? टूटने फूटने का क्रिया मान लीजिए पादप के द्वारा हो रही है और जंतु के द्वारा हो रही है। ठीक है, पादप के द्वारा हो रही है और किसके द्वारा हो रही है? जंतु के द्वारा हो रही है। तो आप बताओ, पादप और जंतु को हम जैविक बोलते हैं ना? पादप और जंतु को हम क्या बोलते हैं? जैविक। इसका मतलब जैविक कारक हैं जो चट्टानों को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो अगर जैविक कारक चट्टानों को तोड़ रहे हैं तो क्यों ना इसे नाम दे दिया जाए जैविक अपक्षय। क्या नाम दे दिया जाए? जैविक अपक्षय। हमने नाम दे दिया जैविक अपक्षय का। ठीक है, दूसरा आते हैं आपका। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका कोई एक चट्टान है, समझना, कोई एक चट्टान है, मान लो चूने पत्थर का चट्टान है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने चूना पत्थर देखा होगा। देखा चूना पत्थर? कहाँ देखा?
चूना पत्थर कहाँ देखा है? दीवार में जो पुताई किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो पुताई, तो फिर बड़ा बड़ा चूना पत्थर लाया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है और पेंट मार दिया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर हो गया। दूसरा चाक, मान लो चाक। आप बचपन में टीचर ने आपको चौक से पढ़ाया है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, अरे चौक नहीं होता है, चाक होता है। तुम बिहार में पता नहीं क्या चौक चौक कहते रहते हो। ठीक है, हाँ खली, खली, हाँ हाँ हाँ, खली, ठीक ठीक ठीक। देखिए, चाक होता है, तुम लोग चौक चौक कह रहे हो, कहां से ऐसा प्रोनाउंसिएशन सीख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब क्या है आपका, उसको खड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? खड़िया। अब बातों को ध्यान सुनना। मान लो चूने का पत्थर है, और चूने के पत्थर को हमने पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? पानी में। तो चूने के पत्थर को पानी में जब डाल देंगे तो चूने का पत्थर तो पानी के साथ घुल जाएगा। तो पानी के साथ घुल जाएगा तो चट्टान चट्टान रही या टूट गई? टूट गई। इसे कहते हैं घोलीकरण। क्या कहते हैं इसे? घोलीकरण। घोलीकरण का मतलब होता है घुलने की क्रिया। कौन सा क्रिया? घुलने की क्रिया। प्लस चूंकि 9th और 10th आप पास हो, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। देखिए, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। क्या निकल जाना? बाहर। अब देखो आपका, तो मान लो यहाँ पे मान लो घोलीकरण की क्रिया हो रही है, पानी के साथ मान लो घुल गया, घोलीकरण की क्रिया हो रही है। यहाँ पे मान लो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे मान लो आपको ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, अपचयन हो रहा है। अब बताओ, घोलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, बताओ ये फिजिक्स में पढ़ा है या केमिस्ट्री में पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा है। इसे क्यों ना फिर नाम दे दिया जाए रासायनिक? क्या नाम दे दिया जाए? रासायनिक। इसे कहा जाता है रासायनिक अपचय। क्या कहा जाता है इसे? रासायनिक अपचय कहा जाता है। तीसरा मान लीजिए, ठीक है, तीसरा हम मान लेते हैं, तीसरा कि मान लेते हैं आपका कि अपचय का मतलब टूटना फूटना। तो ने बोला कि टूटने फूटने की क्रिया, सुनते जाना, टूटने फूटने की क्रिया मान लीजिए आप क्या कहते हैं, दाब के कारण हो रही है। मान लीजिए ताप के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? ताप के कारण हो रही है, दाब के कारण हो रही है, और वायु के कारण हो रही है। अब बताओ, ताप हो गया, दाब हो गया, वायु हो गया, इसे रासायनिक कारक बोलते हैं, भौतिक कारक। कौन सा कारक? भौतिक कारक। तो भौतिक कारक अगर तोड़ेगा तो ऐसे अपचय को क्या बोल देंगे? भौतिक अपचय बोल देंगे, फिजिकल वेदरिंग बोल देंगे, या भौतिक अपचय बोल देंगे। तो आप बताइए, अपचय या वेदरिंग कितने प्रकार का हुआ? अपचय या वेदरिंग कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? जैविक अपचय, भौतिक अपचय और रासायनिक अपचय। तीनों में अंतर क्या है? तीनों में क्या अंतर है? जैविक अपचय में चट्टानों में टूटने फूटने की क्रिया जीव जंतुओं के कारण होगी। रासायनिक अपचय में रासायनिक प्रक्रिया होगी अयवासन में। और भौतिक अपचय में क्या होगा? भौतिक प्रक्रिया होगी। 3 प्रकार से चट्टानें टूटती हैं, इसलिए अपचय कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। भौतिक अपचय, रासायनिक अपचय और जैविक अपचय। क्लियर है? ठीक है, तो लिखवा दिया जाए। इधर बीच वाली लड़कियां, तुम लोग क्या कहते हैं, पढ़ रही हो, मैं समझा रहा हूं, या कुछ लिख रही हो? बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा मैंने और जवाब नहीं दिया, तुम समझ सकती हो मैं क्या कर सकता हूं। याद रखना, ठीक है? अभी मैं रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूं, कूल होके पढ़ा रहा हूं। अयवासन में तो रिलैक्स और कूल होके पढ़ा रहा हूं, पूरा फोकस इधर रहेगा। तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा। अगर लड़कियां, लड़कों को तो मैं छोड़ भी दूंगा, लड़कों को तो मैं छोड़ भी दूंगा, ये जवाब नहीं देंगे। तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? क्यों छोड़े हम आपका? क्यों? देवियां हैं आप लोग। क्या है आप लोग? देवियां हैं आपका। देवियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है? इसलिए तुमने अगर जवाब नहीं दिया तो याद रखना, मैं बस एक लाइन बोलूंगा, कॉपी पेन उठाइए, दरवाजा खुला है, प्लीज बाहर चले जाइए। एक ही बात बोलूंगा, बाकी कोई बात नहीं बोलने वाला। जब समझाता हूं तो समझा करो, लिखवाता हूं तो लिखा करो, हंसने वाली बात होती है, हंसा करो। अयवासन में
जब मैं समझा रहा हूं लिखने का परमिशन नहीं है, जब मैं लिख रहा हूं हंसने का परमिशन नहीं है। आरितिवास में इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे दिख रहा है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। मैं कभी भी किसी को भी खड़ा करा के क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब लड़कियां तुम लोग तैयार रहना, तैयार रहना। मैं किसी को भी खड़ा करा के क्वेश्चन पूछूंगा और तैयार रहना कि जो मैंने पढ़ाया हुआ उसका जवाब देने के लिए तुम लोग तैयार रहना। फिर मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बातें कि सॉरी सर गलती हो गया, ना कोई बात नहीं सुना जाएगा। दो ही कंडीशन होगा, या तो आप बाहर जाएंगे या आप अपने गार्जियन से बात करवाएंगे। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मजाक है ही नहीं है। आप अपने गार्जियन से बात करवा लीजिएगा तब क्लास में बैठ सकती हैं, या अपनी आप मोबाइल कॉपी किताब बैग लीजिएगा और प्लीज आप बाहर चले जाइएगा, ठीक है। और दूसरी क्लास का क्या कीजिएगा, वेट कीजिएगा कि दूसरी क्लास जब होगी तो आकर के आप अपनी मन वाला बात कर लीजिएगा, ठीक है। लिखना स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग या अपचय, वेदरिंग या अपचय, क्या बेटा है किससे? अगर ध्वनि बहुत ज्यादा हुआ तो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुआ, रेजोनेंस हो गया तो चट्टानें बिल्कुल टूट सकती है। वैसा कभी कभी होता है। जो घटना कभी कभी होती है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। टूटने को तो सूर्य के प्रकाश से भी टूट जाएगा, लेकिन हमने ऐसी घटनाओं को नेग्लेक्ट करके रखा है। हम उन घटनाओं की बातें कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं चट्टानों को तोड़ने का, इसलिए हमने उन्हीं की बातें किया है, ठीक है। लिखिएगा अपचय, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विघटन एवं वियोजन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होता है, चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होता है, उसे अपचय कहा जाता है, उसे अपचय कहा जाता है, अपचय कहा जाता है, कहा जाता है। अपचय की क्रिया में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपचय की क्रिया में केवल, अपचय की क्रिया में केवल चट्टानों के टूटने फूटने, केवल चट्टानों के टूटने फूटने को शामिल किया जाता है, चट्टानों के टूटने फूटने को शामिल किया जाता है, टूटने फूटने को शामिल किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में परिवहन, इस प्रक्रिया में परिवहन, परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है, परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। एक लाइन और उसी में, अपचय की क्रिया भौतिक, रासायनिक तथा जैविक, अपचय की क्रिया भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तीन प्रकार की होती है। अपचय की क्रिया भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक ना। चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जैविक अपचय में, जैविक अपचय में पादप एवं, जैविक अपचय में पादप एवं जंतुओं के द्वारा, पादप एवं जंतुओं के द्वारा, जंतुओं के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया, जैविक अपचय में पादप एवं जंतुओं के द्वारा, पादप एवं जंतुओं के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को शामिल किया जाता है, टूटने फूटने की क्रिया को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है,
शामिल किया जाता है, जबकि रासायनिक अपक्षय में जबकि रासायनिक अपक्षय में रासायनिक अपक्षय में देखिए यहां पे लिखा हुआ है घोलीकरण। यहां देखो सारे बच्चे, रासायनिक अपक्षय में घोलीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, तीन शब्द है, घोलीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन। जबकि रासायनिक अपक्षय में घोलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन अपचयन इत्यादि को शामिल किया जाता है। इत्यादि को घोलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन इत्यादि को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है, किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। देखो भौतिक अपक्षय के अंतर्गत, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत, भौतिक अपक्षय के अंतर्गत दाब, तापमान, दाब, तापमान तथा दाब, तापमान तथा हाँ हाँ, कहाँ पे हम लोग दाब, तापमान तथा वायु के द्वारा, दाब, तापमान तथा वायु के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया शामिल होती है। टूटने फूटने की क्रिया शामिल होती है, शामिल होती है, होती है। ठीक ना, ये तीन प्रकार का अपक्षय हो गया, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपक्षय के बाद अब हम लोग बातें करते हैं अपरदन की। अपक्षय के बाद अब हम लोग बातें करते हैं अपरदन की। ये माइक का सिस्टम हो गया खराब, ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये सिस्टम चेंज करवाइए, कहीं और से लेकर के आइए वाला सिस्टम। क्या बेटा, अब परिवहन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपक्षय में आपने क्या बोला, टूटना फूटना ना। अपक्षय में क्या आपने बोला, टूटना फूटना। हम जानते हैं कि अगर कोई चीज टूटेगी तो नदी हो गया, हवा हो गया, उसे कहीं लेकर तो जाएगी। आई वास्तविक परिवहन का मतलब स्थानांतरण करना, ठीक है। तो चूंकि अपक्षय में परिवहन शामिल ही नहीं है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नदी चट्टान को तोड़े और अवसादों को कहीं लेकर ना जाए, उसी के लिए आपका नया कॉन्सेप्ट दिया गया अपरदन। क्या दिया गया, अपरदन। अपक्षय प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपक्षय को मानना है तो हमें आपका थोड़ा बहुत आपका परिवहन को निगलेक्ट करना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता। मान लो मेरे हाथ में, सुनो, यहाँ पे कोई चट्टान है, चट्टान अगर टूटेगी उसके जो कण मिलेंगे हाथ पे ही रहेंगे या कहीं दूर चले जाएंगे? कुछ हाथ पे रहेंगे, कुछ कहां चले जाएंगे, दूर। तो परिवहन तो हुआ ना, ठीक है। अपक्षय कहता कि नहीं, परिवहन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर अपक्षय नहीं होता है, समझ रहे हो। कुछ परिवहन होगा, उस कुछ परिवहन को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और अपक्षय की हम बातें कर लेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका अपरदन, इरोजन या अपरदन। इरोजन या अपरदन। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई एक चट्टान है, ये कोई एक रॉक है, इसे हम एक चट्टान मान लेते हैं। चलिए, ये कोई एक रॉक है, ये कोई एक चट्टान है, समझिए, कोई रॉक या कोई चट्टान है। अब ये जो चट्टान है, कोई भी फैक्टर बच्चों मान लो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलो आपका, चलो कोई भी फैक्टर मान लो, मान लिया हमने नदी ले लिया यहां पे, सपोज कीजिए हमने यहां पे वर्षा जल ले लिया, वर्षा जल ले लिया,
सपोज करो यहाँ पे हमने पवन ले लिया, सपोज करो यहाँ पे हमने सागरी तरंगे ले लिया, सागरी तरंग ले लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे बर्फ ले लिया या हिमनद, हिमनद का नाम सुना है ना, ठीक है। हमने ग्लेशियर ले लिया, क्या ले लिया, ग्लेशियर। अब बताओ ये जो फैक्टर हैं, ये जो नदी हो गया, वर्षा का जल है, पवन है, सागरी तरंगे हैं और ये हिमनद हैं, इसके कारण बताओ चट्टाने चट्टाने रहेंगी या टूट जाएंगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, चट्टाने टूटेंगी, चट्टानों का टूटना फूटना, सुनते जाना, चट्टाने टूटेंगी या चट्टानों का टूटना फूटना। आप बताइए अगर चट्टाने यहाँ पे टूटेंगी, चट्टानों का टूटना फूटना है, चट्टाने अगर यहाँ पे टूटेंगी तो चट्टानों के टूटने से क्या बनेगा, अवसाद, ठीक है। टूटेंगे तो यहाँ पे चट्टानों के छोटे छोटे कण बनेंगे, क्या बनेंगे, चट्टानों के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। अब चट्टानों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसी को कहा जाता है अवसाद। क्या कहा जाता है, अवसाद। इसी को सेडिमेंट कहते हैं, इसी को हम लोग अवसाद कहते हैं। अब बताओ ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, नदी है, हवा है, वर्षा का जल है, पवन है, ये अवसादों को बताओ अपने साथ, बताना, अवसादों को अपने साथ स्थानांतरित करेगा कि नहीं करेगा, अपने साथ लेकर के जाएगा या अपने साथ स्थानांतरित करेगा, अपने साथ स्थानांतरित करते हैं। अब बताओ अगर अपने साथ स्थानांतरित कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्थिर है, इनका परिवहन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, इनका परिवहन हो रहा है, एक स्थान से कहां जा रहे हैं, दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। बताओ तो अगर इनका परिवहन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, परिवहन के बाद स्थानांतरण के बाद, सुनते जाना, परिवहन के बाद स्थानांतरण के बाद ये किसी अन्य स्थान पर, सुनते जाइएगा, ये किसी अन्य स्थान पर क्या हो जाएंगे, बताओ, किसी अन्य स्थान पर जाकर जमा होंगे कि नहीं जमा होंगे, किसी अन्य स्थान पर जाकर ये जमा हो जाएंगे, ठीक है, जमा होते हैं। जैसे हम पटना की ही बातें करें, गंगा नदी हिमालय से आती है, कहां से आती है, हिमालय से आती है, और हिमालय की चट्टानों को काट करके मिट्टी को ला करके पटना के में आके जमा कर देती है। कहां जमा कर रही है, पटना में। तो बताओ औसत चट्टानों को कहां से काटा गया था, हिमालय से, और जमा कहां किया गया, पटना में जमा किया, आपका प्रयागराज में जमा किया, बनारस में जमा किया। तो जहां पे चट्टानें टूट रही हैं, जमाव वहीं पे हो रहा है या किसी अन्य स्थान पे, किसी अन्य स्थान पे। अगर ऐसा होता है, समझिए, अगर ऐसा होता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को अपरदन कहा जाता है, इसी क्रिया को अपरदन कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। अब बताइएगा अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है, बोलो, अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या है। अपक्षय में केवल और केवल चट्टानों का टूटना था, केवल चट्टानों क्या था, टूटना था, केवल और केवल चट्टानों का टूटना था। चट्टानों के टूटे हुए जो पार्टिकल्स थे उनका स्थानांतरण या परिवहन शामिल नहीं था। टूटने फूटने को हमने अपक्षय बोला था। अपरदन में बताओ केवल टूटना फूटना है या टूटने फूटने के अलावा अवसादों को कहीं और लेके जमा किया जा रहा है, अवसादों को कहीं और लेके जमा किया जा रहा है। तो जब अवसाद किसी अन्य स्थान पर जाकर के जमा कर दिए जाएं तो ऐसी प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। अब बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में अपक्षय होगा या अपरदन होगा, अपरदन। क्या होगा, अपरदन। अदरवाइज ऐसा बच्चे कैसे हो सकता है कि नदी जो है वो किसी चट्टान को तोड़े और टूटा हुआ पार्टिकल वहीं जमा हो जाए। उसको तो नदी का जल कहां लेके चलेगा, कहीं और लेके चलेगा और किसी अन्य स्थान पर जाकर उसे क्या कर देगा, जमा कर देगा। ये कहानी हमारे अपरदन की है। किसकी है यह, अपरदन की है। लिख डालिए इसके बारे में भी, लिख डालिए। एक वर्ष में कितना बार चंद्रग्रहण लगता है, किसका है बच्चा। देखो सामान्यतः हमारा जो चंद्रमा है 27 दिन में क्या कहते हैं, एक चक्कर लगा लेता है। तो सामान्यतः क्या कहते हैं, एक साल में 12 तो होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 तो होना चाहिए। लेकिन 3-3 दिन जुड़ता जा रहा है, ठीक है। 3-3 दिन जब जुड़ता जाएगा तो किसी एक महीने में 2 पूर्णिमा भी आ जाती है। आता है कि नहीं आता है। एक महीने में जब 2 पूर्णिमा आ जाएगा तो एक ही महीने में कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो सामान्यतः 12 बार से ज्यादा तो होगा,
12 बार से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में 27 से 28 दिन लगता है। तो 27 से 28 दिन जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा तो श्योर है कि 27 से 28 दिन के बीच में वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा, हाँ या ना। तो पूर्णिमा होगी, इसलिए आपने देखा होगा हर महीने पूर्णिमा आती है, आती है कि नहीं आती है। लेकिन हर महीने पूर्णिमा को तीनों एक सीध में नहीं होते हैं, तो तीनों एक सीध में नहीं होंगे, तो इसलिए आपका चंद्रग्रहण होना 12 चाहिए। होना कितना चाहिए, 12। लेकिन हर पूर्णिमा को सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं आते हैं, इसलिए 12 नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया, ठीक। लिखिए अपर्दन, लिखो एक ऐसी प्रक्रिया, अपर्दन में लिखो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के द्वारा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के द्वारा चट्टानें टूटती फूटती हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के द्वारा चट्टानें टूटती फूटती हैं, टूटती फूटती हैं, टूटती फूटती हैं, तथा उत्पन्न अवसाद, तथा उत्पन्न अवसाद, उत्पन्न अवसादों लिखना, उत्पन्न अवसादों का परिवहन होता है, उत्पन्न अवसादों का परिवहन होता है, परिवहन होता है, परिवहन होता है, तथा ये अवसाद, तथा ये अवसाद किसी अन्य स्थान पर, ये अवसाद किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं। इसे ही अपर्दन कहा जाता है, इसे ही अपर्दन कहा जाता है, इसे ही अपर्दन कहा जाता है, कहा जाता है। तथा अपर्दन के लिए जिम्मेदार कारक, अपर्दन के लिए जिम्मेदार कारक जैसे, अपर्दन के लिए जिम्मेदार कारक जैसे नदी, वर्षा जल, जैसे नदी, वर्षा जल, पवन, नदी, वर्षा जल, पवन, हिमानी, पवन, हिमानी या हिमनद, पवन, हिमनद, सागरी तरंगे, रिपीट कर रहा हूं, नदी, वर्षा जल, पवन, हिमानी या हिमनद, सागरी तरंगे, सागरी तरंगे अपर्दन के कारक कहलाती हैं, अपर्दन के कारक, अपर्दन के कारक कहलाती हैं, अपर्दन के कारक कहलाती हैं, अपर्दन के कारक कहलाती हैं, कारक कहलाती हैं, कहलाती हैं। अब देखिएगा अनाच्छादन, डेनुडेशन या अनाच्छादन, अनाच्छादन समझिए। मान लीजिए यहां पे ये एक चट्टान है, मान लिया गया यह एक चट्टान है, ठीक है। ये जो चट्टान है, इस चट्टान का मान लीजिए विखंडन हुआ, विखंडन का मतलब टूटना, इस चट्टान का क्या हुआ है, विखंडन हुआ है। मान लीजिए इस चट्टान का विखंडन हुआ है। अब विखंडन हुआ है तो विखंडन के बाद क्या हुआ, सुनते जाइएगा। विखंडन के बाद क्या हुआ, कुछ बड़े कण मिले हैं, कुछ बड़े कण मिले हैं और कुछ क्या मिले हैं, छोटे कण मिले हैं। कुछ बड़े कण मिले हैं और कुछ छोटे कण मिले हैं। तो बड़े कण और छोटे कण। अब बताओ ये जो बड़े कण हैं, सुनते जाना, ये जो बड़े कण हैं ये
चट्टान के स्थान पर ही जमा हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं यार, बड़े हैं, चट्टान के स्थान पर ही जमा हो जाएंगे। ठीक है, या जमा होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चट्टान के स्थान पर क्यों जमा होंगे, जल्दी बोलो, ये चट्टान के स्थान पे क्यों जमा होंगे? क्योंकि बड़े हैं, और पार्टिकल्स अगर बड़ा है तो इनका परिवहन होने की संभावना क्या है, कम है। देखिए, लेकिन जो छोटे कण हैं, जो छोटे कण हैं आपका, वो किसी अन्य स्थान पर जमा होंगे ना। छोटे कण ये किसी अन्यत्र स्थान पर, किसी अन्यत्र स्थान पर जमा होंगे, किसी अन्यत्र स्थान पर जमा होंगे। सुनते जाइए ध्यान से। ठीक है, अब बताओ, अगर छोटे कण या छोटे पार्टिकल्स किसी अन्यत्र स्थान पे जमा होंगे तो ऐसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, जल्दी बोलो, ऐसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, अपरदन। अगर अवसाद कहीं और जमा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। और अगर अवसाद वहीं जमा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अपचय। क्या बोलते हैं, अपचय। तो अब बताओ, दोनों प्रक्रियाएं आपका अलग अलग हो रही हैं एक साथ, दोनों प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, एक साथ। दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ होती हैं, इसी को अनाच्छादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाच्छादन। तो अनाच्छादन का मतलब होता है अपचय और अपरदन दोनों क्रियाएं एक साथ, अपचय और अपरदन दोनों क्रियाएं एक साथ। तो जब भी दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, इसी को कहा जाता है अनाच्छादन। रिपीट कर रहा हूं, अपचय किसे कहा जाएगा, चट्टानों का टूटना फूटना और वहीं पे जमा हो जाना। अपरदन किसे कहा जाएगा, चट्टानों का टूटना फूटना और कहीं और जमा हो जाना। अनाच्छादन किसे कहा जाएगा, जब अपचय और अपरदन की प्रक्रिया एक साथ। क्लियर है, लिख डालिएगा, अनाच्छादन, अनाच्छादन या डेनुडेशन, अनाच्छादन या डेनुडेशन, डेनुडेशन। लिखिए, जब अपचय तथा अपरदन की क्रिया, जब अपचय तथा अपरदन की क्रिया, अपचय तथा अपरदन की क्रिया एक साथ होती है, अपचय तथा अपरदन की क्रिया एक साथ होती है, एक साथ होती है, तो इसे, एक साथ होती है तो इसे अनाच्छादन, तो इसे अनाच्छादन, तो इसे अनाच्छादन कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है, तो इसे अनाच्छादन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, अपचय, अपरदन और अनाच्छादन तीनों क्या हैं, हाँ बोलिए। जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान में बालू का जो कण है आपका अपचय का ही परिणाम है, अपचय भी हो सकता है कि जो बालू आप देख रहे हो वो सागर का बालू हो। अयवास में ये भी हो सकता है कि जो बालू आप देख रहे हो वो बालू कहीं और मिलाया गया हो। तीनों प्रक्रियाएं आपका हो सकती हैं, मरुस्थल में आपका तीनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अपचय भी हो सकता है, अपरदन भी हो सकता है और अनाच्छादन भी हो सकता है। मान लीजिए मरुस्थल में ही कोई चट्टान है और वहां पे तेज हवा चल रही है, तो तेज हवा चल रही है तो चट्टान को तो तोड़ेगी, तोड़ेगी तो कुछ पार्टिकल तो वहीं गिर जाएंगे, लेकिन जो हल्के हल्के पार्टिकल होंगे उनको क्या करेगी, दूर लेकर के चली जाएगी। अपचय भी हो गया, अपरदन भी हो गया। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि ऐसा माना जाता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेशों में अदर की तुलना में अपचय ज्यादा होता है, लेकिन केवल अपचय नहीं होता, समझ रहे हो ना। आपका अपरदन और अनाच्छादन की तुलना में अपचय क्या होगा, ज्यादा, लेकिन केवल अपचय नहीं होगा, तीनों प्रक्रियाएं वहां भी चलती हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, आंतरिक बल का वर्गीकरण, आंतरिक बल का वर्गीकरण। आंतरिक बल का वर्गीकरण। अब देखो ये वर्गीकरण थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ये वर्गीकरण थोड़ा सा बड़ा होगा, समझिए। देखो आंतरिक बल है, कौन सा बल है, आंतरिक बल है। दो बातें हो सकती हैं, यही बल है, आपको समझना है, बनाना भी किसी को नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, समझिए यहाँ पे। पहला बात हो सकता है कि आंतरिक बल जो है वो धीरे धीरे काम करे,
आंतरिक बल कैसे काम करे, धीरे। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत की बातें करें तो हिमालय जो पर्वत बना है अचानक से बन गया, या हिमालय पर्वत को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। सरप्राइज हो जाओगे, हिमालय पर्वत को बनने में 6 से 7 करोड़ साल लगे हैं। कितने साल लगे हैं? 6 से 7 करोड़ साल लगे हैं, आपका लगे हैं। इसका मतलब हिमालय पर्वत का निर्माण करने वाला जो बल होगा वो धीरे धीरे काम करेगा, अचानक से काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन कुछ बल ऐसे होते हैं जो अचानक से काम करते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो सब कुछ बर्बाद आपका धीरे धीरे होगा, अचानक से। भूकंप आ गया, भूकंप जब आ गया तो भूकंप बताओ धीरे धीरे आता है, अचानक से आता है? अचानक से। तो इसे दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक होता है मंद, एक होता है मंद संचलन। मंद संचलन, और एक होता है आकस्मिक, सडन। आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट होता है, आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट। अगर हम आकस्मिक संचलन की बातें करें, सडन मूवमेंट की बातें करें, तो आकस्मिक संचलन में हम ज्वालामुखी विस्फोट को डाल देंगे। आकस्मिक संचलन में ज्वालामुखी विस्फोट आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन। सुनामी नहीं, सुनामी वायु बल से आती है, सुनामी पानी में चलता है आपका, ठीक है। अब यहां पे हमने बोला ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और भूस्खलन। भूस्खलन ये तीनों के तीनों अचानक से होते हैं, इमीडिएट होते हैं, अचानक से होते हैं। इनकी जानकारी होती नहीं है, इसलिए इसे आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सडन मूवमेंट कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि जो मंद है, जो धीरे धीरे काम कर रहा है, इससे क्या हो सकता है? जो धीरे धीरे काम कर रहा है, इससे क्या हो सकता है? तो आप बताओ। महाद्वीपों का निर्माण, सुनते जाना ध्यान से, महाद्वीपों का निर्माण अचानक से हुआ है या धीरे धीरे? धीरे धीरे। पर्वतों का निर्माण अचानक से हुआ या धीरे धीरे? धीरे धीरे। इसका मतलब मंद संचलन में दो बातें हो सकती हैं। पहला, या तो पर्वत का निर्माण कर दे या तो महाद्वीप का निर्माण कर दे। किसका कर दे वह? या तो पर्वत का निर्माण कर दे या तो किसका कर दे? महाद्वीप का, ठीक है। तो सपोज करो अगर ये महाद्वीप का निर्माण करता है, तो देखो महाद्वीप को महादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेश, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि महाद्वीप का निर्माण करे, इसे कहा जाता है महादेश जनक। जनक का मतलब पिता, ठीक है। और इसे कहा जाता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, सुनते चलना है हम लोगों को। पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। तो दो बातें हो गई, या तो ये पर्वत और पठार का निर्माण कर दे, या तो किसका निर्माण कर दे? या तो क्या निर्माण कर दे? किसी महाद्वीप का। किसका कर दे? महाद्वीप का। मान लीजिए महाद्वीप बन गया, ठीक है। मान लीजिए क्या बन गया? महाद्वीप बन गया। तो महाद्वीप में दो बातें हो सकती हैं, या तो महाद्वीप का उत्थान हो जाए, या तो क्या हो जाए? धसाव हो जाए। बालू जहां पे बैठे हो सकता है कि आंतरिक बल काम करे और धक्का मार के कहां फेंक दे? ऊपर। और ये भी हो सकता है कि आंतरिक बल काम करे और धक्का मार के कहां ले जाए? नीचे। तो ऊपर लेके जाएगा तो उत्थान, और नीचे लेके जाएगा तो धसाव। इसे आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा उमज्जन और निमज्जन। निमज्जन का मतलब धंस जाना, और उमज्जन का मतलब कहां जाना? ऊपर जाना। तो इसमें दो बातें हो सकती है। फिर से इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक उत्थान होगा और एक अवतलन होगा। एक यहां पे उत्थान होगा, उत्थान, और एक होगा अवतलन। उत्थान और अवतलन, उत्थान और अवतलन, दो बातें हो सकती हैं। एक उत्थान हो गया और एक अवतलन हो गया। प्रश्न उठा पर्वत निर्माणकारी में क्या होगा? ठीक है, पर्वत निर्माणकारी में क्या होगा? देखो पर्वत में तो हम जानते हैं कि पर्वत आपका जब ऊपर जाएगा तभी पर्वत बनेगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तभी क्या बनेगा? पर्वत बनेगा आपका, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अंदर बल लग रहा है, बल कहां लग रहा है? अंदर।
तो दो बातें हो सकती हैं, समझिए दो बातें हो सकती हैं। मान लीजिए ये लैंड है, नहीं बस ध्यान से, मान लीजिए ये लैंड है, ये हमारा स्थल खंड है, ये स्थल खंड है, लैंड है, और अंदर से क्या लग रहा है, बल लग रहा है। दो बातें हो सकती हैं, या तो बल कुछ ऐसे लगे, या तो बल इसे दबाए, लैंड को क्या करे, दबाए, या तो बल लैंड को क्या करे, खींचे। या तो दबा दिया जाए या तो क्या कर दिया जाए, खींच दिया जाए। अगर बताओ दबाया जाएगा, ध्यान सुनना, अगर दबाया जाएगा तो दबाव ज्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा, ज्यादा। इसे कहा जाता है संपीडन, कंप्रेस करना। क्या करना, कंप्रेस करना, इसे संपीडन कहा जाता है, इसे कंप्रेसिव कहा जाता है, संपीडन। ठीक है, अब बताओ संपीडन हो गया, कंप्रेसिव हो गया, दूसरा क्या, खींचा जाएगा। अगर किसी चीज को खींचोगे तो वह चीज सामान्य रहेगी या टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। क्या पैदा होगा, तनाव। तो दूसरा वाला जो बल है, इस बल को क्या कहते हैं, तनाव। इसको कहते हैं तनाव बल या तनाव मूलक बल बोलते हैं, इसे टेंसल फोर्स बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई लैंड है, सुनते जाना बस ध्यान से, मान लो ये कोई लैंड है, पहले फोर्स की बातें कर रहे हैं, इस लैंड को दबाया जा रहा है। चलिए ये लैंड है और इस लैंड को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लैंड को अगर दबाओगे तो लैंड ऐसे ही रहेगा या मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर ये लैंड बताओ मुड़ जाएगा आपका, कोई भी चीज अगर मुड़ती है तो कुछ भाग ऊपर जाएगा और कुछ भाग ऐसे मुड़ता है ना, कुछ भाग यहां से ऊपर चला गया और कुछ भाग कहां चला जाएगा, नीचे। अब बताओ जो भाग ऊपर उठ रहा है, सुनते जाना, जो भाग ऊपर उठ रहा है ये मान लो ऊपर चला गया और एक नीचे। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अपनति। क्या बोलते हैं इसे, अपनति बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, और एक हिस्सा कहां गया हुआ है, नीचे। तो नीचे वाला जो हिस्सा, इसे कहा जाता है अभिनति। क्या कहा जाता है इसे, अभिनति कहा जाता है, इसे सिनक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनक्लाइन। मुझे बताओ जो अपनति है, अगर इसकी ऊंचाई 700-800 मीटर, 1000 मीटर से ज्यादा हो जाए, यही पर्वत बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, घाटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घाटी। तो जब भी आपका बलन होगा, जब भी आप क्या होगा, संपीडन बल काम करेगा, तो संपीडन बल काम करेगा, तो चट्टानों को मोड़ देता है। क्या कर देता, मोड़ देता है। और चट्टानें जब मुड़ती हैं तो मुड़ने की प्रक्रिया को वलन कहा जाता है, मुड़ने की प्रक्रिया को फोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोल्ड कहा जाता है, बलन कहा जाता है। और बलन जब होगा तो दो कंडीशन होगा, एक लैंड कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपनति, एंटीक्लाइन। दूसरा लैंड कहां जाएगा, नीचे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अभिनति या सिनक्लाइन बोलेंगे। ठीक है, वापस उस फिगर पे आ रहे हैं, वापस यहां पे आ रहे हैं। पर्वत निर्माणकारी जो बल है, ये पर्वत निर्माणकारी बल भी दो प्रकार का है। एक है आपका संपीडन, कौन सा है यह, संपीडन, और दूसरा क्या है, तनाव। ठीक है, दूसरा है तनाव बल। ठीक है, संपीडन और तनाव बल। अब बताओ जो संपीडन होगा, संपीडन में चट्टानें वैसी हैं मुड़ जा रही हैं, मुड़ जा रही, तो संपीडन में बलन होता है। क्या होता है, बलन। बलन जब होगा एक भाग ऊपर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपनति। क्या बोलेंगे, अपनति। और जो भाग नीचे जाएगा उसे अभिनति बोलेंगे, नीचे वाले भाग को हम अभिनति बोलेंगे। ऊपर वाले को अपनति और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अभिनति। तो पहले इतना क्लासिफाई करो, फिर तनाव वाले बल पे हम आते हैं। ठीक है, पहले इतना आप चार्ट बनाओ, जैसे चार्ट बना हुआ है इतना एक बार बनाओ। हाँ बनाओ चार्ट जरा एक बार। हेडिंग होगा आंतरिक बल का वर्गीकरण।
अपनति अभिनति का, अपनति और अभिनति का आप फिगर भी बना लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फिगर आप बना लीजिए। अभी हुआ नहीं? एक नींद मार लिया है यार, सो रहे थे तुम, इसके वजह सो तो रहे थे थोड़ा सा, हाँ है ना। क्या? बना लीजिए जल्दी से आप लोग। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक, किसका क्वेश्चन है यार? हाँ, अनूप कुमार। आपने बच्चा जो दिया हुआ है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आपने जो दिया उसमें 23 डिग्री अक्षांश होगा, समझ रहे हैं ना। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की सबसे ज्यादा संभावना 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे होती है। कितना डिग्री? 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, हर जगह नहीं। कहां पे होगी? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। तो आपने जो लिख करके दिया इसमें आंसर होगा 23 डिग्री, क्योंकि 20 से 30 डिग्री पे मरुस्थल आपको मिले। सारे मरुस्थल नहीं, गर्म मरुस्थल। क्वेश्चन भी आपका देखो क्या गलत है, जहां भी आपने लिया है क्वेश्चन होना चाहिए तो पृथ्वी पर गर्म मरुभूमि होने की संभावना कहां ज्यादा है? ठंडा मरुस्थल तो लद्दाख में भी हो जाएगा ना, हाँ या ना। लद्दाख का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? ठंडा। साइबेरिया का मरुस्थल कैसा है? ठंडा। तो ठंडे प्रदेश में है, ठीक है। गर्म मरुस्थल होगा आपके विश्व में। जो गर्म मरुस्थल है वो 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल पूरब है या पश्चिम में? पश्चिम। अटाकामा कहाँ मिलेगा? पश्चिम। मोजावे कहाँ मिलेगा? पश्चिम। सहारा कहाँ मिलेगा? पश्चिम। समझ रहे हो ना। आपने जो लिख के दिया है उसमें 23 डिग्री आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो, हो गया ना। चलिए फिगर बना लीजिए जरा। ये फिगर बना लो अपनति अभिनति का, अपनति अभिनति का फिगर बना लो। बस ये बेटा, ये एक, ये और एक ये यहां पे दिखा देना है आपको कि संपीड़न बल, संपीड़न बल। ये मत बनाओ, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है पहले वाले की। ये और ये नीचे वाला दो फिगर आपको बनाना है बस। क्या बेटा? ऊपर वाला मत बनाओ ना, तनाव वाला फिगर में अलग से बनाऊंगा। ऊपर वाला फिगर आप मत बनाओ, आप केवल क्या कहते हैं नीचे वाला दो फिगर उसको बना लीजिए। हो गया। चलिए अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, तनाव वाले पे आते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, और इस पे को इसको खींचा जा रहा है। इस पे टेंसाइल फोर्स या तनाव बल लगाया जा रहा है, तनाव बल या टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तनाव बल या टेंसाइल फोर्स, सुनते जाना बच्चे ध्यान से। अब बताओ, अगर मान लो बल लगा के खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं आपका, अगर बल लगाकर इसे खींचा जा रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक लिमिट के बाद अगर बल लगाया जाए,
समझो क्या कहते हैं आपका, एक लिमिट के बाद अगर बल लगाया जाए तो दो बातें होंगी। क्या होंगी? दो बातें। पहला होगा या तो ये चटक जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, चटक जाएगा, या तो ये टूट जाएगा। आपकी हड्डी जब टूटती है तो दो बातें होती है, एक क्रैक होता है, एक आपकी हड्डी में क्या होता है, क्रैक, क्रैक को चटकना कहते हैं, और एक हड्डी टूट जाती है। तो बल अगर कमजोर हुआ तो चट्टानों में क्रैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रैक आ जाएगा। और अगर बल ज्यादा हुआ तो चट्टाने टूट जाएंगी। क्या जाएंगी आपके? चट्टाने टूट जाएंगी। और चट्टाने अगर टूट जाएंगी तो जब क्रैक हो जाता है तो क्रैक होने को चटकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चटकन। और जब टूट जाएगा तो टूटने को भ्रंशन कहते हैं। टूटने को क्या कहते हैं? भ्रंशन। वापस अगर यहां पे हम आए, वापस अगर हम यहां पे आए, ये तनाव बल है। कौन सा बल है? यह तनाव बल है। तनाव बल भी दो भाग में टूटेगा, एक होगा चटकन और एक क्या हो जाएगा? भ्रंशन। भ्रंशन का मतलब होता है टूट जाना, और चटकन का मतलब होता है चटक जाना या दरार पड़ जाना। तो एक चटकन होगा, एक भ्रंशन होगा। अगर स्पेस बचा है तो चटकन और भ्रंशन दिखा लीजिए, तो भ्रंशन को मैं अलग से दिखाऊंगा आपको। तनाव बल, सिजगी क्या होता है? किसका क्वेश्चन है? नाम भी लिख दिया कीजिए। कुछ नहीं है सिजगी। सिजगी का मतलब होता है जब तीन आकाशीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए। तीनों क्या है? अब उसमें कोई फिक्स नहीं है कि चंद्रमा बीच में होगा या पृथ्वी बीच में, कोई मतलब नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को एक सीध में आना चाहिए। अगर तीनों एक सीध में आ गए, इसी कंडीशन का नाम सिजगी होता है। अब सीध में कब आते हैं? दो कंडीशन में, अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा को एक साथ जोड़ दीजिए, वही सिजगी हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसी को सिजगी कहा जाता है। अब मैटर नहीं करता कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तीनों को एक सीध में होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे यहां से। अब हेडिंग अलग से डालिएगा, भ्रंशन। अलग से हेडिंग डालिएगा, भ्रंशन। अलग से हेडिंग आप लोग डालिए, भ्रंशन। भ्रंशन इंग्लिश में लिखना है इसका, फॉल्टी। भ्रंशन या फॉल्टी, भ्रंशन या फॉल्टी। दो लाइन लिखिएगा जब भ्रंशन के बारे में। करें स्टार्ट? स्टार्ट करें? हाँ तो गुस्से में नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है। अच्छा ये तुम्हारा प्यार वाला बोला था? अच्छा अच्छा ठीक है। फिर गुस्से वाला क्या होगा तुम्हारा? लिखो, चलो लिखो। तनाव लिखो, तनाव। तनाव, तनाव बल के कारण, तनाव बल के कारण, बल के कारण जब, तनाव बल के कारण जब कोई चट्टान, कोई चट्टान दो या दो से अधिक, कोई चट्टान दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, टूट जाती है, तो इसे ही भ्रंशन कहा जाता है। तो इसे ही भ्रंशन कहा जाता है। इसे ही भ्रंशन कहा जाता है, कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, भ्रंशन की क्रिया में, भ्रंशन की क्रिया
भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप, भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत ब्रैकेट में अवरोधक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत ब्रैकेट में अवरोधक पर्वत तथा भ्रंश घाटी, तथा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अब समझिए जरा सा, सपोज कीजिए ये आपका लैंड है और अब ये टूटने जा रहा है, चलो मान लिया गया ये टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, अब ये लैंड टूटने जा रहा है, ठीक। सपोज करो लैंड टूटने जा, अब बताओ लैंड जब टूटेगा तो आप बताओ टूटने से पहले बताओ क्रैक होगा कि नहीं होगा? टूटने से पहले मान लीजिए क्रैक हो रहा है, टूटने से पहले क्या हो रहा है? क्रैक हो रहा है। मान लिया हमने कि ये दो से अधिक भागों में टूट रहा है, ए, बी और सी। कितने भागों में टूट रहा है? ए, बी और सी, तीन भागों में मान ली टूट रहे हैं, तो केस वन, समझिए केस वन। सपोज कीजिए आपका कि बीच वाला जो भाग है बी, बीच वाला भाग क्या है? बी, बी अचानक से टूटता है और कहां चला जाता है? ऊपर। कहां चला जाएगा? ऊपर। या तो ऊपर चला जाएगा या तो कहां चला जाएगा? नीचे। तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपका कि बीच का जो भाग है, बीच का जो भाग है, ये बीच का भाग ऊपर चला गया है, मान लिया गया कि बीच का जो पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन कहां चला गया है? ऊपर चला गया है, ये वाला लैंड ऊपर चला गया। बताओ अगर ये लैंड ऊपर चला जाएगा ये ऊंचाई गेन कर लेगा। क्या गेन कर लेगा? ऊंचाई गेन कर लेगा। ऊंचाई गेन करेगा तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, या इसी को बोलते हैं अवरोधक पर्वत। कौन सा पर्वत? अवरोधक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जैसे भारत में विंध्याचल पर्वत है, नाम सुना है? भारत में विंध्याचल पर्वत है और सतपुरा है। कौन सा है? विंध्याचल और सतपुरा। केस टू, केस टू मान लीजिए ऐसा, केस टू सपोज कीजिए क्या कहते हैं, केस टू की बातें कर रहे हैं। केस टू में जो लैंड है, मान लीजिए केस टू में जो लैंड है वह नीचे धंस गया। लैंड मान लीजिए कहां धंस गया? नीचे। ये लैंड नीचे धंस गया। अब बताइए अगर ये लैंड नीचे धंस जाएगा तो पर्वत बनेगा या घाटी बनेगी? घाटी। तो यहाँ पे घाटी बनती है, ऐसी घाटी का नाम क्या है? भ्रंश घाटी है। ऐसी घाटी का नाम भ्रंश घाटी है या रिफ्ट वैली है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। भारत में जब जाओगे ना तो भारत में विंध्याचल और सतपुरा के बीच में भ्रंश घाटी है। क्या है? विंध्याचल और सतपुरा के बीच में क्या है? भ्रंश घाटी है। अब बताओ अगर भ्रंश घाटी है तो कोई नदी भी होगी। तो भारत के भ्रंश घाटी में दो नदियां बहती हैं, एक नर्मदा है और एक क्या है? तापी है। तो भ्रंश घाटी में भारत के नर्मदा और तापी दो नदियां प्रवाहित होती हैं। अब थोड़ा सुनिएगा, अभी हम क्या देख रहे थे कि अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, समझना, जो मूवमेंट हो रहा है वो बीच वाले लैंड का हो रहा है। किसका हो रहा है? बीच वाले लैंड का। अब बताओ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मूवमेंट जो हो आपका बीच वाले लैंड का ना हो, ए और सी का हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका मूवमेंट, देखो फिगर सेम रहेगा, फिगर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर एरो देखिएगा, एरो किधर से किधर बन रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए, बी और सी को देखिए, ये ए हो गया, सी हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो गति किया है वो ए किया है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जो लैंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो ए, और कौन मूव कर रहा है? सी। ए और सी लैंड मूव कर रहा है और बी क्या है? या बी क्या है? स्थिर।
अब बताओ ए और सी अगर मूव कर जाएगा तब भी घाटी बन जाएगी, तभी क्या बन जाएगी घाटी। यह भी आपका भ्रंश घाटी है, इसे रैंप वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं रैंप, एक ही लाइन में याद रखना भ्रंश घाटी। केस 4 की बातें करोगे आपका तो फिर से वही सेम होगा। अब बीच का लैंड वही रहेगा, बीच का लैंड वही रहेगा, और नीचे कौन चला गया, नीचे आपके ए और सी चले गए, तो ए और सी जो लैंड है ये नीचे चला गया। मान लेते हैं यहां पे ए सी और ये क्या है बी, तो ए और सी जो लैंड है ये लैंड कहां चला गया, नीचे चला गया। अब बताओ ए और सी लैंड अगर नीचे चला जाएगा तो बी जो है यह बताओ गुंबद के समान होगा कि नहीं होगा। बी बताओ आपका ए और सी नीचे चला गया तो बी सामान्य रहेगा, ऊंचा दिखाई देगा, ऊंचा दिखाई देगा। इसको भी कहते हैं हॉर्ज पर्वत। क्या कहते हैं इसको, हॉर्ज पर्वत। तो ये क्या है आपका 4 पॉसिबिलिटी है, 4 कंडीशन है जब आपका टेंशन होता है या जब भ्रंशन की क्रिया होती है तब। बना डालिए जल्दी से, केस 1 केस 2 केस 3 कर बना डालिए, बोलिए तेज बोलो। जरूरी नहीं आप भ्रंश झील बोल देंगे, हाँ झील में अगर छोटा हुआ झील की तरह हुआ तो भ्रंश झील बोल देंगे, बोल देंगे भ्रंश घाटी में उपस्थित झील। झीलें कई प्रक्रिया से निर्मित होती है ना, तो भ्रंश की प्रक्रिया से भी झील बन सकती है, तो हम बोलेंगे भ्रंशन की क्रिया के द्वारा निर्मित झीलें बोल सकते हैं उसे। है अफ्रीका में है झीलें ऐसी, अफ्रीका में कई ऐसी झीलें हैं जो भ्रंश घाटी में बैठी हुई है, तो बोल सकते हो कि भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित झीलें। हैं क्यों नहीं उठ सकता है आपका, पेप्सी खरीदे हो, पेप्सी का बॉटल, उसका ढक्कन खोल दो, पानी कहां जाता है, क्यों जाता है, ऊर्जा से कि दबाव कम हो गया। ये मेरा हाथ है, ऐसे क्या कहते हैं हाथ को इस चट्टान ने दबा रखा है, जैसे ही टूटेगा दबाव बढ़ेगा कम होगा, ये टूट के दूर चली गई तो हाथ पे दबाव बढ़ा या कम हो गया, बढ़ा। अरे टूट के जब दूर चला जाएगा तो हाथ पे दबाव बढ़ा या कम हो जाएगा, तो कम हो, इसने हाथ को दबा रखा था, दबाव कम हो गया तो हाथ ऐसे रहेगा ऊपर भागेगा, आ गया ऊपर। जल्दी से बना लीजिए। हाँ मैं सुन नहीं पा रहा हूं, भाग के आइए यहां से, यहां आओ भाग के। हाँ बोलिए क्या समझना है। अरे भाई 3 पार्ट है, फिजिक्स क्या कहती है कि एक को गति कराओगे तो 2 को क्या मानोगे, स्थिर मानोगे, और 2 को गति कराओगे तो पहले को क्या मानोगे, स्थिर मानोगे। वही काम तो हमने किया है। पर्वत बनेगा, बोला तो है मैंने पर्वत बनेगा, फोर्स से भी पर्वत बनेगा। ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा, लैंड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा पर्वत, और नीचे चला गया तो क्या बनेगा घाटी। पर्वत ही है, सबको बोलते हैं हॉर्स पर्वत, सबको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। हाँ घाटी सेम बनेगी, केस 2 वाले का नाम भ्रंश घाटी होगा, केस 3 वाले का नाम रैंप घाटी होगा। क्या क्या नाम अलग नहीं होगा, बस पर्वत अलग हो जाएगा, पर्वत वही है बस अलग अलग नाम। क्यों ए और बी क्या बनेगा, हम भी तो केस 3 की ही बातें कर रहे हैं, केस 3 में ए और बी कहां जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या बनेगा पर्वत, तो हॉर्ज पर्वत हो जाएगा। केस 3 में क्या कहते हैं नीचे चला गया तो वो भी पर्वत बन जाएगा, उसको भी हॉर्ज पर्वत बोलेंगे। केस 3 वाले में आप, केस 4 वाले में पर्वत बहुत ऊंचा नहीं हुआ, गुंबद रहेगा, और केस 3 वाला पर्वत आपकी जो केस 3 तुम देख रहे हो ए और सी, वहीं तो विंध्यन और सतपुरा है, एक तरफ विंध्यन एक तरफ सतपुरा, और बी में तुम्हारा क्या मिलेगा भ्रंश घाटी मिलेगा, ऊपर विंध्यन नीचे सतपुरा और बीच में भ्रंश घाटी है। सारा पर्वत बनेगा, जब भी ऊपर जाएगा लैंड क्या बनेगा पर्वत, नाम अलग अलग हो जाएगा।
सबको मिला के हम भ्रंश पर्वत बोलेंगे। पहले वाले केस को हम ब्लॉक अवरोधक पर्वत बोलेंगे, तो तीसरे वाले केस में जो पर्वत बना उसे हम हॉर्ज पर्वत बोलते हैं। या दोनों को एक साथ मिला के बोल दो भ्रंश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य बल का टॉपिक समाप्त होता है। आंतरिक और बाह्य बल का टॉपिक आपका समाप्त हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अगला टॉपिक क्या है देखो जल्दी से। आंतरिक और बाह्य बल का टॉपिक समाप्त हो गया। अगला टॉपिक क्या है देखिए। क्या बेटा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना डाल दीजिए हेडी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की क्या बेटा? नाम लिख दो ना सर का। हॉर्ज पर्वत, HORZ, हॉर्ज पर्वत। अरे भाई बड़ी समस्या है तुम लोगों के साथ। हॉर्ज पर्वत, रैंप घाटी, रैंप घाटी, हॉर्ज पर्वत और एक हो जाएगा रैंप घाटी हो जाएगा। रैंप घाटी क्या? नीचे वाला भी हॉर्ज पर्वत है बट ऊंचाई कम होगा इसका। ये और ये क्या हो? गुंबद होगा। क्या होगा? गुंबद। सबको जो जो ऊपर गया हुआ है या तो अलग अलग नाम दे दो या एक नाम दे दो भ्रंश पर्वत। सारे के सारे भ्रंश पर्वत है। क्या है? भ्रंश पर्वत है। बस बनने का तरीका थोड़ा क्या है? अलग अलग है। देखो नंबर 1 में देखो बीच का लैंड ऊपर जा रहा है तब भी पर्वत बना। नंबर 3 में अगल बगल का लैंड ऊपर जाएगा तब भी क्या बनेगा? पर्वत बनेगा। और जब भी ऊपर जाएगा पर्वत बनेगा तो आपका भ्रंश पर्वत होगा। उसे आपका अब चूंकि प्रक्रिया अलग अलग है तो नाम भी हमें क्या देना था? अलग अलग। तो एक को ब्लॉक दे दिया, एक को हॉर्स दे दिया। लिखा तो है रैंप घाटी ना। नीचे क्या कहते? घाटी नहीं बनेगा। हाँ है क्या चीज? अरे गुंबद गुंबद होता और क्या होता है? अरे गुंबद कौन सा होगा? गुंबद 4 होगा। चौथा केस गुंबद है। अरे गुंबद क्या होगा? गुंबद गुंबद होता है और क्या होता है? हेडिंग डालिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हेडिंग डाल के छोड़िए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। या हाँ क्या चीज? मैपिंग इट या अगली बार जब क्लास में आऊंगा तो याद दिलाना, मैं लिखवा दूंगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक एग्जाम्पल्स नहीं है, कई एग्जाम्पल्स इसके हैं। तो अगली क्लास में जब आऊंगा तो याद दिला दीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको। क्या क्या है? कल क्या है? कुछ है क्या? अब संडे है, क्लास होगा कि नहीं होगा ये मैनेजमेंट आपको बताएगा। ये मैनेजमेंट आपको बताएगा क्लास होगा कि नहीं होगा। मुझे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो मैनेजमेंट से पूछ लीजिए। ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।